Hello everyone, this is Archie Verma, and in this video we are going to deal with the last part of the chapter, chemical coordination and integration. And the topic of the entire video is going to be the mechanism of the hormone action. But before starting the video, मैंने अपना Telegram channel open किया है and you can join the channel to solve your doubts completely for free. So let's start with the video. हमने अभी तक बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में देखा, जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी, है ना। ये सारी की सारी ग्लैंड्स के बारे में देखा और बहुत सारे डिफ्यूज टिश्यूज़ के बारे में देखा जो कि हार्मोन्स रिलीज़ कर रहे थे। अब ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये हार्मोन्स जैसे ही इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू या फिर टिश्यूज़ के थ्रू ब्लड में रिलीज़ किए जाते हैं, ये तुरंत सर्कुलेशन के अंदर यानी कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिल करके अपने रिसेप्टर साइट तक पहुंचते हैं। यानी कि जो उनकी टारगेट ऑर्गन है, जैसे कि हमारा TSH जो हमारी पिट्यूटरी रिलीज़ करती है, उसकी टारगेट ऑर्गन क्या है, थायराइड, तो वहाँ तक पहुँचता है और अपने उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ में बाइंड करता है। और रिसेप्टर के साथ में जैसे ही ये हार्मोन बाइंड करता है तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये स्पेसिफिक होता है। जैसे कि हमें पता है कि पिट्यूटरी में जो TSH निकलता है यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, वो थायराइड पे जाके काम करता है, वो कभी पैनक्रियास पे जाके काम नहीं करता। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो हार्मोन रिलीज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो स्पेसिफिक होते हैं, वो रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं, वो अपने ही रिसेप्टर के साथ में जाके बाइंड होते हैं, वो कहीं और जाके बाइंड नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने रिसेप्टर के साथ में ही बाइंड होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन के जो कि स्पेसिफिक है नेचर में, उसके बाद क्या होता है कि प्रॉपर सिग्नलिंग चलती है और फिर उसके बाद में जो भी ग्रोथ होनी होती है, जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होनी होती है, फिर जो डेवलपमेंट होने होते हैं या जो भी फंक्शन परफॉर्म होना होता है उस पर्टिकुलर हार्मोन के हिसाब से या फिर उस पर्टिकुलर ग्लैंड के हिसाब से, ठीक है, जो भी स्टिमुलेशन होना होता है वो होने लगता है। लेकिन एग्जैक्टली ये जानना ज़रूरी है कि ये जो हार्मोन है उनका केमिकल नेचर क्या होता है और एग्जैक्टली इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो जिनके रिसेप्टर जो हैं वो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो टारगेट ऑर्गन है, जो टारगेट टिश्यू है उसकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिनके रिसेप्टर्स जो हैं वो लाइक न्यूक्लियस के अंदर या फिर साइटोसोल के अंदर, यानी कि बेसिकली जो सरफेस है सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर या फिर साइटोसोल में यानी कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो दो तरीके के हमारे पास हार्मोन्स हो गए, जो एक होते हैं जो कि जिनके रिसेप्टर्स जो हैं वो सरफेस प्रेजेंट होते हैं यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, और दूसरे हार्मोन्स ऐसे हो गए जिनके रिसेप्टर्स जो होंगे या तो वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे या फिर हमारे जो साइटोप्लाज्म है उसमें प्रेजेंट होंगे। केमिकल नेचर के हिसाब से हमने जो हमारे हार्मोन्स हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला आता है लिपिड हार्मोन्स। लिपिड हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स हैं जिनका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ से उनका फॉर्मेशन हो रहा होता है। ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, जैसे हमें पता है कि हमारा जो लिपिड होता है ना, वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। तो इस वजह से ये जो लिपिड, जैसे हमें पता है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको हम ये भी बोलते हैं लिपिड बाइलेयर, है ना। लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि दोनों साइड से लिपिड की लेयर होती है, यानी कि बाई लेयर होती है ना। बेसिकली दो तरफ से जो लिपिड होता है वो प्रेजेंट होता है। या फिर जो लिपिड हार्मोन्स होते हैं वो सेम के सेम, यानी कि जो हमारी लिपिड बाइलेयर है ना, जिसके ऊपर लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लिपिड लगा होता है, तो उसके साथ में जो लाइट डिजॉल्व लाइक वाली कंडीशन में आ जाते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो ये लिपिड हार्मोन है वो ईजिली जो लिपिड बाइलेयर है या जो फिर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको ईजिली क्रॉस कर सकते हैं, और इस वजह से इनके रिसेप्टर जो होते हैं तो वो साइटोसोलिक रिसेप्टर होते हैं, फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर रिसेप्टर, तो आपको इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर इनके रिसेप्टर्स होते हैं, सरफेस पे इनके रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होते। और क्यों नहीं होते? बिकॉज ये जो लिपिड हार्मोन्स हैं इनकी एफिनिटी अच्छी होती है लिपिड बाइलेयर के साथ में, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में, इस वजह से ईजिली क्रॉस हो जाते हैं और इस वजह से इनके रिसेप्टर जो हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, सेकेंड टाइप के जो हमारे पास हार्मोन्स आते हैं वो आते हैं प्रोटीनेशियस हार्मोन्स। प्रोटीनेशियस हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होते हैं, या फिर हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनका फॉर्मेशन कर रही होती है। ये प्रोटीनेशियस हार्मोन, जैसे हमें पता है कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग होता है। अब हमें पता है कि जैसे पानी और तेल आपस में मिक्स नहीं हो सकते, बिकॉज लाइक डिजॉल्व लाइक वाला केस है, और यहाँ पे तो दोनों चीज़ें अनलाइक हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो प्रोटीनेशियस हार्मोन है, यानी कि जो प्रोटीन है जो कि वाटर सोल्यूबल हो सकता है, और जो दूसरी तरफ हमारी लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन है, यानी कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड से बनी है, जो कि ऑयल जैसी बिहेव कर रही होती है। ठीक है, तो इन लोगों की एफिनिटी अच्छी खासी नहीं है, यानी कि प्रोटीनेशियस हार्मोन्स जो हैं या फिर प्रोटीनेशियस केमिकल जो हैं वो ईजिली जो ये लिपिड बाइलेयर है फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो उनके रिसेप्टर्स होते हैं वो सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स होते हैं उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, और ये लोग अंदर नहीं जा सकते। प्रोटीनेशियस हार्मोन अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते, अंदर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स इनके अंदर नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे इनके रिसेप्टर्स होते हैं, वहीं पर बाइंड कर जाते हैं। तीसरे तरीके हमारे पास हार्मोन की कैटेगरी आती है, वो है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स।
यानी कि अमाइनो एसिड में ही कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाते हैं। और वही सेम चीज़ आती है यहाँ पे भी, ये जो अमाइनो एसिड वाले हॉर्मोन्स होते हैं ये भी हाइड्रोफिलिक नेचर के ही होते हैं। अगेन प्रोटीनेशियस हार्मोन जैसा ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही रिसेप्टर्स पे बाइंड कर पाते हैं, अंदर नहीं इनोवेट कर सकते। अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स को देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये 3 तरीके के हार्मोन्स में डिवीजन किया है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी ने 4 तरीके से डिवीजन किया है। अब देखो कैसे किया है। ये जो T3 T4 है यानी कि जो थायराइड हार्मोन्स हैं उनकी एक अलग कैटेगरी बना दी है, जबकि ये T3 T4 जो है ना वो टायरोसिन डिराइव्ड होते हैं। यानी और टायरोसिन क्या है, एक अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, मतलब एक अमाइनो एसिड है। तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स में एग्जैक्टली देखोगे स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर तो आपको देखने को मिलेगा कि जो T3 T4 है वो टायरोसिन से डिराइव्ड है और वो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स की कैटेगरी में आता है। लेकिन हमारी एनसीईआरटी ने अलग से ही कैटेगरी बना दिया है आयोडोथायरोनिन्स। तो आपको यहाँ पे जो एग्जैक्टली याद रखना है, आपको वो 3 याद नहीं रखना है, आपको एनसीईआरटी के हिसाब से 4 याद रखने हैं। पहला आता है प्रोटीनेशियस हार्मोन, दूसरा स्टेरॉइड या फिर लिपिड हार्मोन्स, और तीसरा आता है आयोडोथायरोनिन्स, या फिर आप उसको अमाइनो एसिड की कैटेगरी में डाल सकते हो, लेकिन वो अलग से एनसीईआरटी में नहीं है तो आपको अलग ही याद रखना है, ठीक है। आयोडोथायरोनिन्स एंड चौथा अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। एग्जाम्पल कैसे याद करोगे, जो भी हमारे पास जो सेक्स हार्मोन्स हैं यानी कि एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ये सारे के सारे सेक्स हार्मोन्स हो गए। और प्लस हमारे पास जो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो फैसिकुलाटा रीजन था, जोना फैसिकुलाटा से निकलता था कॉर्टिसोल, वो सारे के सारे स्टेरॉइड्स में आएंगे, या फिर वो सारे के सारे जो हैं वो हमारे लिपिड हार्मोन्स की कैटेगरी में आएंगे, बिकॉज वो लिपिड नेचर के होते हैं और उन्हें जो हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रिलीज़ कर रही होती है, ठीक है। ये सारे के सारे आ जाएंगे स्टेरॉइड हार्मोन्स की कैटेगरी में, या फिर लिपिड हार्मोन्स की कैटेगरी में। कौन से आ जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और हमारा कॉर्टिसोल जो कि जोना फैसिकुलाटा एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता था, ये सारे के सारे आ जाएंगे स्टेरॉइड हार्मोन की कैटेगरी में। अब हम बात करते हैं हमारे अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स में। सिर्फ हमारा जो एपिनेफ्रिन है, ठीक है, जो हमारा एपिनेफ्रिन है, आपको यही याद रखना है कि जो एपिनेफ्रिन है यानी कि एड्रेनलिन जो है हमारा, वही आता है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव की कैटेगरी में। और T3 T4 भी आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें उन्हें अलग कैटेगरी में रखना है आयोडोथायरोनिन्स में। याद कैसे करोगे आप, ऐसे याद रख सकते हो कि जो आयोडोथायरोन है यानी कि जो आयोडीन का रोल है वो सिर्फ और सिर्फ T3 और T4 के लिए है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई अलग हार्मोन है जिसमें आयोडीन का रोल आ रहा है। आयोडीन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द थायराइड ग्लैंड, ताकि T3 T4 का फॉर्मेशन कर सके। तो आप इजीली इसको ऐसे याद रख सकते हो, आयोडोथायरोन T3 T4 से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास लास्ट आते हैं जितने भी बाकी सारे हार्मोन्स बचते हैं, एरिथ्रोपोइटिन हो गया, ठीक है, जितने भी सारे हार्मोन्स आते हैं वो सारे के सारे पिट्यूटरी हार्मोन्स जितने भी सारे हैं, ठीक है, TSH और लाइक PRH, जितने भी सारे हार्मोन्स हैं पिट्यूटरी के, वो सारे के सारे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, GnRH, GH, लाइक GH तो यहाँ पे आ जाएगा, बट GHRH, GHIH, ये सारे के सारे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैं। ये सारे के सारे आपको लाइक पेप्टाइड हार्मोन में मिलेंगे, फिर प्रोटीनेशियस हार्मोन की कैटेगरी में मिलेंगे। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सारे के सारे मतलब जितने भी बाकी सारे बच गए, यानी कि कॉर्टिसोल को छोड़ करके जो हमारा सारी सेक्स हार्मोन्स हैं उनको छोड़ करके, T3 T4 को छोड़ करके, है ना, और एपिनेफ्रिन को छोड़ करके, ये जितने सारे के सारे बचे हैं वो हमारे जो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स हैं उनकी कैटेगरी में डाल दो, ठीक है। जो लिपिड डिराइव्ड हार्मोन्स हैं सिर्फ और सिर्फ वही जो हैं वो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स तक पहुंच पाते हैं, यानी कि उनके जो रिसेप्टर्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, बिकॉज वो लिपिड बाइलेयर को इजीली क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं उसी जगह जो प्रोटीनेशियस हार्मोन है और जो हमारे अमाइनो एसिड हार्मोन्स हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है, वो सारे के सारे जो हैं वो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, और इस वजह से वो उनके जो रिसेप्टर्स हैं वो सरफेस पे प्रेजेंट है, बिकॉज वो इजीली अंदर इनर्वेट नहीं कर सकते, लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन हमारे पास एक एक्सेप्शन भी है, T3 T4 ऑल्दो आते तो एग्जैक्टली देखोगे डीप में जाकर के तो आपको देखने को मिलेगा कि वो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, आपके पास जो स्टेरॉइड, आपके एनसीईआरटी के हिसाब से आपको याद रखना है कि जो स्टेरॉइड हार्मोन्स की कैटेगरी है और जो हमारे पास आयोडोथायरोनिन्स की कैटेगरी है, यानी कि जितने भी सारे सेक्स हार्मोन्स हैं और कॉर्टिसोल है, और साथ ही साथ में जो हमारे T3 T4 है वो सारे के सारे हमारे लाइक न्यूक्लियर रिसेप्टर्स रखते हैं, यानी कि उनके जो रिसेप्टर्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, यानी कि जो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको इजीली क्रॉस करेंगे, और उनके जो रिसेप्टर्स होंगे वो न्यूक्लियस में होंगे, न्यूक्लियस में जाकर के वो रिसेप्टर पे बाइंड होंगे, और वहीं के वहीं जो भी उन्हें सिग्नलिंग करनी है उसके साथ में करके अपना जो भी उनको फंक्शन परफॉर्म कराना है वो डायरेक्टली करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसी जगह पे जो हमारे प्रोटीनेशियस हार्मोन्स हैं और जो बाकी के हमारे अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन है, जैसे कि एपिनेफ्रिन हो गया और बाकी के इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये सो एंड सो ऑन हो गए, ये सारे के सारे जो आएंगे ये क्या करते हैं, ये इनका रिसेप्टर जो होता है, जैसे मैंने बताया कि सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या फिर लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं वहाँ पे, यानी कि रिसेप्टर के ऊपर तुरंत एक सिग्नलिंग चालू होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक सेकेंडरी मैसेंजर सेल के अंदर, जो सेल का साइटोप्लाज्म है वहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होता है, या तो IEP3 है ना, Ca2 पॉजिटिव यानी कि कैल्शियम आयंस एंड साइक्लिक AMP, इस तरीके से कुछ सेकेंडरी मैसेंजर्स जनरेट होते हैं जो कि आगे जा करके जो भी सिग्नलिंग है उसे कंटिन्यू करते हैं, और फिर
फंक्शन परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। तो अब जब भी हम बात करते हैं अबाउट द एस्ट्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन, इन सब की चीज़ों की, तो यानी कि इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो सेल के अंदर हैं, यानी कि डायरेक्टली ये क्या करते हैं, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खोल के अंदर चले जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स है बेसिकली उनके वहाँ पे जाके बाइंड करते हैं और फिर अपनी सिग्नलिंग कराते हैं। लेकिन उसी जगह पे जो इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, ये जैसे हेपेटोसाइट्स पे काम करते हैं, जैसे हमें पता है इंसुलिन हेपेटोसाइट्स पे काम करता है। इंसुलिन क्या करेगा, हेपेटोसाइट्स पे जाकर के उसके रिसेप्टर्स होंगे उसके सरफेस पे, वहाँ पे जाके बाइंड करेगा प्रॉपर साइक्लिक एएमपी या फिर लाइक कैल्शियम टू पॉजिटिव, इस तरीके से कोई भी सेकेंडरी मैसेंजर काम करने वाला है। उसके बाद में उसका जो काम है यानी कि इंसुलिन का ब्लड में से ग्लूकोज उठा करके हेपेटोसाइट में डिपॉजिट करने का, तब वो काम हो पाता है। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।